प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम फिजिक्स का यानी चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन, इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी इससे पिछले क्लास में हमने करीब 4 से 5 यानी 6 क्लास में हमने यानी पूरी चैप्टर को पढ़ा करके मैंने कंप्लीट कर दिया हूं। अब इसके बाद रहा ऑब्जेक्टिव का, यानी आज इस चैप्टर का अंतिम क्लास है, यानी सब्जेक्टिव भी हो गया और आज के क्लास में यानी पूरी तरीका से ऑब्जेक्टिव भी हम कंप्लीट कर देंगे यानी खत्म कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, यानी फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज के क्लास में एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले यहाँ पे इन सभी को ठीक करना अत्यंत जरूरी, ठीक ना। रेड चलेगा क्या इस पे? बिल्कुल चलेगा। उसके बाद जो है चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। कहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात आया है, ध्यान सुनिए। यानी समान आकार का प्रतिबिंब जो होना चाहिए समान आकार का, यही बात है ना। समान आकार का कब बनेगा प्रतिबिंब? जब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, यानी ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे, तब जाकर वह क्या बनेगा, समान आकार का बनेगा और उसी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी उल्टा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेगा, यानी ध्रुव पे ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात चला यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी देखने का प्रयास कीजिए। एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी यानी कितना है? देखिए +20 सेंटीमीटर है। क्या है? प्लस क्या, 20 सेंटीमीटर है। कितना? +20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलाकार दर्पण कैसा है? देखिएगा आप लोग को हम जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, इस क्लास का इस चैप्टर का पूरा तरह का एक्सप्रेशन करा रहे थे, यानी पूरी तरीका से जो करवाए थे, यानी उनमें हम बताए थे आप सभी को कि यहाँ पे देखेंगे कि पहला ये और ये अवतल दर्पण हुआ और ये हुआ, यानी ये अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, यानी जितना वक्रता त्रिज्या होगा, फोकस दूरी हो गया, ये वस्तु की दूरी, ये सारे चीजें जो होती है यानी प्लस में होती है। माइनस वाला किस में होता है? उत्तल दर्पण में माइनस वाला होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी देखेंगे नहीं, अवतल दर्पण में माइनस में होता है ये सारा चीज, यानी जितना भी चीज होती है कि अवतल दर्पण में माइनस में होगा। फोकस दूरी, त्रिज्या का बात करेंगे, सारा चीज क्या होते है अवतल दर्पण माइनस में। अब यहाँ पे प्लस का बात किया गया, यानी फोकस दूरी प्लस का बात किया गया, तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण में ही सारा चीज प्लस होता है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अब, यानी यह काल्पनिक है, कार्तिक ने लिखा गया काल्पनिक, इसको आप ठीक करिएगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक यहाँ पे लिख लीजिएगा आप सही करके इसको। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम बात करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा हम बात करेंगे, यानी सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए और बी दोनों को टिक कर लेंगे, ठीक ना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी ये बात पूछा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग जो होता है ना, हम बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है उत्तल दर्पण का होता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का होता है। देखिए दांत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? देखिए
यानी मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब जो देखने के लिए डॉक्टर जो उपयोग करता है कौन सा दर्पण, देखिए जब डॉक्टर देखेगा यानी उसके दांत को यानी दर्पण के द्वारा तो बड़ा प्रतिबिंब देखेगा ना, तो बड़ा कौन सा दर्पण है जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे हम अवतल दर्पण को टिक करेंगे तो बी नंबर को हम टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, करा इनमें से उत्तल दर्पण की करा इनमें से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, यानी 32 सेंटीमीटर। देखिए 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी मांग रहा है, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। क्या होता है, आधी होता है। और यहाँ पे प्लस में दिया गया, माइनस में नहीं दिया गया है। बात यहाँ पे हम करेंगे उत्तल दर्पण, यहाँ पे इसका आधा जो करेंगे तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे ए नंबर को, सी नंबर को सीख करेंगे 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 8वां नंबर क्वेश्चन को, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो यहाँ जो होता है यानी सीधा, उत्तल दर्पण में क्या होता है सीधा और हासित होता है यानी काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन का, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है। देखिए यानी समांतर अक्ष से आ रही है, यानी एक बिंदु पर परावर्तन की बात करते हैं, यहाँ पे मिलती है ना, एक बिंदु पर जो मिलती है इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ पे आप क्या करिएगा, सी नंबर को टिक करने का प्रयास कीजिएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बात करेंगे किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी दृष्टि क्षेत्र जो बड़ा होता है ये होता है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे फोकस दूरी दिया गया कितना, 11 नंबर क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब यहाँ पे फोकस दूरी दिया गया, वक्रता त्रिज्या आपसे मांग रहा है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधी होता है फोकस दूरी ना, यानी फोकस दूरी जो होता है आर बराबर क्या होता है, F/2 होता है ना, यानी आधी होता है, यानी F बराबर आर, उल्टा लिख दिए, F बराबर क्या होता है R/2 होता है, ठीक ना। यानी इसको गुना करिएगा, आर मांग रहा है ना, त्रिज्या निकालना है तो क्या होगा, ये दुगुना होगा, फोकस दुगुना हो गया। फोकस क्या दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया, 20 का दोगुना 40 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सी नंबर को आप टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, करा उत्तल दर्पण आवर्धन का महत्तम मान, आवर्धन का महत्तम मान जो होता है वह हाफ होता है। हाफ को कैसे लिखेंगे हम, 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक कर देंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन को, देखिए काफी महत्वपूर्ण है 13 नंबर क्वेश्चन। कर एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहा है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को सामने की मापने की आवश्यकता। देखिए मापने की कहाँ से मापेगा, देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन से हम करते हैं इसको, दर्पण एवं वास्तविक बिंब के बीच की दूरी। बहुत बढ़िया, ये जो है बिंब मिस प्रतिबिंब होता है, यहाँ दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी मापेगा, ठीक ना, मापने के लिए। उसके बाद ये नहीं मापेगा, दर्पण एवं वस्तु के बीच की दूरी ये भी मापेगा। तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, ए और सी हो नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे यहाँ पे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का, दंत चिकित्सा अपने रोगियों का सामान्य बाह्य दर्शन परीक्षण किस दर्पण से किया जाता है, किस दर्पण से किया जाता है। ये जो किया जाता है हम बात करेंगे दांत चिकित्सा की बात कर रहा है ना, यहाँ पे दंत चिकित्सा का अवतल दर्पण का प्रयोग करते, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस देखेंगे। वक्रता त्रिज्या का फोकस क्या होता है, आधी होती है, F बराबर क्या होता है R/2 होता है ना। R का वैल्यू कितना दिया गया त्रिज्या का,
40 दिया गया, 40 बटे हम 2 करेंगे काट करके 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे करा कि एक ही गोलाकार दर्पण तथा फोकस दूरी पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वो दर्पण तथा लेंस समबद्ध है। कौन सा है, यहाँ बात करेंगे हम, ये जो होगा ना, कौन सा लेंस होगा, अवतल, और अवतल दर्पण उत्तल लेंस होगा, क्योंकि माइनस वाला बात कर रहा है, माइनस है तो माइनस तो होता है अवतल में ना, तो ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी फोकस दूरी धनात्मक जो होती है कौन सा दर्पण को होता है, तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में यहाँ से हम बात करेंगे ये चीज माइनस में, अवतल दर्पण में माइनस में, और ये चीज प्लस में होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, यानी पाया वाला भाग सारा पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए हम बात करेंगे उत्तल दर्पण, यहाँ पे प्लस पर बात यानी धनात्मक की बात क्या है। हालांकि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को एक एक चीज आप लोग को पता होगा, क्या चीज माइनस में होती है, कौन चीज प्लस में होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और प्रत्यक्ष होता है। सीधा का बात किया, देखिए सीधा का बात करिएगा वह तो कौन सा दर्पण होगा, सबसे पहले तो वह समतल दर्पण होगा। यदि समतल दर्पण है कहीं पर तो लगाइए, देखिए समतल, केवल समतल नहीं, यानी इसके साथ सीधा जो प्रतिबिंब बनाता है वह उत्तल भी बनाता है ना। यहाँ पर आप समतल या तो अथवा कह सकते हैं उत्तल का हम बात करेंगे, ठीक ना। और ऑप्शन में यहाँ पे हम सी नंबर को टिक करके आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है और प्रधान अक्ष एक श्वेत बिंदु आकर बिंदु पर प्रकाश के केंद्रीकरण होने पर उस बिंदु के पास रखा हुआ जल उबलता है। उस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी, क्या होगी, दर्पण से दूरी पूछ रहा है ना, किसका दूरी पूछ रहा है, तो हम बात करेंगे किसका दूरी पूछ रहा है। पहले ये चीजों का आप ध्यान देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक ना। लास्ट में पूछ रहा है कि केंद्रीकरण होने पर एक श्वेत पर अक्ष पर एक श्वेत बिंदु प्रकाश केंद्रीकरण होने पर उस बिंदु के पास रखा हुआ जल उबलता, अच्छा कोई जल उबल रहा है तो उस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी, क्या होगी, देखिए यहाँ पे दूरी पूछ रहा है ना, तो जब भी जल उबलता हुआ रखेगा कहाँ रहे, यहाँ बाहर की ओर रखेगा ना, यहाँ पे रखेगा तो आप बात करेंगे इससे ज्यादा दूरी पर रखेगा ना, या तो इसके आधी दूरी पर। हम बात करेंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर जो है ना, यहाँ पे होता है कितना डिग्री, अभिलंब होता है, क्या अभिलंब होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर देंगे। अब बात करेंगे किसी कार का अपदृढ़ में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है, कार का बात कर रहा है ना, अवतल दर्पण यहाँ पे हम टिक कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे दर्पण का सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है, क्या होता है 1/f, कहीं पे है 1/v, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए एक बेहतरीन तरीका से, ठीक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होता है, क्या होता है अनंत होता है। समतल दर्पण की आपसे फोकस दूरी पूछा जाता है तो आप बताइएगा अनंत होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है और परावर्तन कोण का मान जो होगा वह 0 डिग्री होगा, क्या होगा लंबवत। देखिए कोई लंबवत आया है और यहाँ से लौट जो जाएगा तो क्या होगा वह 0 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, एक होता है परावर्तन नियम, एक होता है अपवर्तन नियम। आपतित किरण और परावर्तित किरण होता है, 2 नियम होते हैं। अच्छा कौन 2 होते हैं, ठीक ना, प्रकाश के नियम 2 ही होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 26 नंबर क्वेश्चन को, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज जो हो तो क्या होते हैं, आप बात करेंगे अपसारी हो जाएगा, ऑप्शन में हम यहाँ पे एक को टिक कर लेंगे, ठीक। कर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो क्या होता है काल्पनिक होता है,
यानी काल्पनिक हम बात करेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है +1 का होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती, क्या बनती है? छाया भी बनती है और उपछाया भी बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब बात करेंगे प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। ध्यान सुनिएगा, मान लो यहाँ पे कोई प्रकाश ये आए रहा हमारे सामने और इस पेन का जो छाया बनेगा इसी आकार का बनेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश के सामने हम एक गेंद रख देंगे, उसकी छाया जो है किस प्रकार की बनेगा? वो गेंद तो गोल है, गोल बनेगा तो कैसा बनेगा? वृत्त का आकार का बनेगा। आप हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वृत्ताकार लगा देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप है, देखिए शक्ति का बिल्कुल नहीं, कार्य का भी नहीं, बल का भी नहीं, तो ऊर्जा का रूप। प्रकाश किसका रूप है? आप देखिएगा पहले जब लाइन नहीं था तो सोलर पैनल के माध्यम से मोबाइल चार्ज करते, उसमें क्या होती है? ऊर्जा था, ठीक ना, सौर ऊर्जा बोलते थे उनको हम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को। किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? हम बात करेंगे गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण जो है प्रकाश का बिंदु पथ है और प्रकाश का किरण बिंदु पथ, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरणों के समूह को देखिए किरण पुंज तो कहेंगे लेकिन प्रकाश पुंज भी कहेंगे उसको। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक रहे हैं। किरण कैसे आएंगे? प्रकाश ही है ना वह किरण जो आ रहे हैं, इसलिए उसको हम किरण पुंज भी कहेंगे और प्रकाश पुंज भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ बात करेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन का, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो है ना समांतर किरण पुंज होता है। सूर्य से जो प्रकाश आती है सीधी लाइन में आती है, सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब 36 नंबर बोलेंगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, इसका हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाए हैं जब आप पिछले क्लास को देखेंगे तो। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा का बात हम बात करेंगे तो सीधा में कौन सा होगा? समतल या तो उत्तल का बात करेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, आया था। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? देखिए प्रकाश की चाल जो अधिक होती है वह निर्वात में होता है। कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल अधिक होती है निर्वात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 40 नंबर को देखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब जो क्या होगा? छोटा, सीधा, आभासी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है, तो वह जो होगा कैसा होगा? तो हम बात करेंगे वो आभासी हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ बी को टिक कर, आभासी सीधा हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? पूर्णतः तिरछा बनेगा। यदि निचला भाग अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा बनेगा? तो तिरछा बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम क्या करेंगे? सी नंबर को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम 43 नंबर क्वेश्चन का, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो यहाँ ये अभी तो हो गया ना सी नंबर क्वेश्चन का, यदि अवतल दर्पण का आकार बढ़े और उसकी चमक घटे तो वस्तु की स्थिति का मान जो होगा क्या होगा?
बढ़ेगी, चमक घटेगा और आकार जो है उसके बढ़ेगा तो क्या होगा, स्थिति कहेगा, वस्तु की स्थिति क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन में हम ए को टिक कर देंगे। करा एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी, ये जो होती है देखिए, अब यहाँ पे चींटी प्रधान अक्ष के समांतर चल रही है, या कैसा ओर चलेगा, फोकस बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी फोकस से ध्रुव की ओर चलेगा ना। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। करा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तत्व वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो ये जो है ना कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र से परे, यानी दर्पण के फोकस ध्रुव बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। ठीक, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण, दाढ़ी बनाने में हो गया, डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ए नंबर को हम टिक, कई अगली बार ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। रोगियों के नाक कान गले, अभी बताया हम डॉक्टर उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। कह रहा समतल दर्पण के क्या कह रहा, उत्तल दर्पण के प्रकाश में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता, अतः आवर्धन जो होगा वह कैसा होगा, अवतल दर्पण का बात कर रहा था। प्रतिबिंब सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा। ये नंबर हम टिक कर देंगे। किस दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, किस दर्पण का बात कर रहा है, अवतल दर्पण का हम बात कर लेंगे। ठीक, अब यहां देखिए, अवतल दर्पण आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वस्तु को जो रखना चाहिए, यानी क्या कह रहा है, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, यानी फोकस वक्रता केंद्र बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी को टिक कर लेंगे। गोलाकार दर्पण के परस्पृष्ठ की वर्त सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे गोलाकार दर्पण का व्यास। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, अवतल फोकस दूरी का बात कर रहा है, ऋणात्मक होता है। अवतल का पूछ रहा है, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन धनात्मक हम चिन्ह लगा दिए, ऋणात्मक। ऑप्शन और यहाँ पे बी नंबर होगा। ठीक ना, करा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा कौन सा होगा, हम बात करेंगे यहाँ पे दर्पण का बात करेंगे। एक बात और टिक कर ले, देखिए यहाँ पे उत्तल है और यहाँ पे अवतल है। ठीक ना, देखिए यह कम लेटर से लिखा गया इसलिए यह बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और यह छोटा लेटर 3 ही अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है ना, इसलिए छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ट्रिक्स याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फिलहाल अभी ए नंबर टिक करिएगा, छोटा प्रतिबिंब का बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, आभासी प्रतिबिंब जो मिल सकता है वह उत्तल दर्पण द्वारा मिल सकता है। अब तो ये सभी द्वारा मिल सकता है, ऐसा कोई ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल नहीं सकता है। सत्य है, आपसे पूछ रहा है कि F बराबर R/2 सत्य कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में, ए बी सी दोनों लगा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक ना, सी नंबर को। वाहन चालकों के लिए उपयोग होने वाले गोलाकार दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। ठीक ना, सी नंबर को। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक प्रकृति जो होता है सीधा होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। वास्तविक का बात कराना, वास्तविक तो सीधा और उल्टा भी होता है ना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, ए नहीं होगा इसका। दर्पण की चौड़ाई को कहा, दर्पण की द्वारक भी कहा जाता है, ध्रुव या व्यास यहाँ पे मान सकते। ठीक ना, व्यास नहीं मानेंगे, व्यास नहीं ध्रुव मान सकते। ठीक ना, ध्रुव मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द्वारक लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर के लिए बहुत बेहतर होगा द्वारक। यदि काल्पनिक होगा, यहाँ पे काल्पनिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो ली जाती है वो कैसी ली जाती है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर लेंगे। यहाँ पे पूरी तरीका से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समाप्त हो जाते तो है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा। अगले क्लास में हम मिलने का प्रयास करते हैं आप सभी से।